बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब अगला बैनुल-अक़वामी असाइनमेंट दौरा बांग्लादेश है। भुवनेश्वर जुलाई में बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं, जहां वो T20 सीरीज़ में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के लिए स्किल्स कैंप का इनेकाद किया है, जिसका पहला मरहला लाहौर के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में शुरू हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक स्किल कैंप 20 रोज़ पर मुश्तमिल होगा, जिसके 3 मरहले होंगे जहां खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पहले मरहले में 15 खिलाड़ी कैंप में मदऊ किए गए हैं। कैंप का दूसरा मरहला 23 जून से और तीसरा मरहला 30 जून से शुरू होगा। NCA में पहले मरहले के कैंप में शरीक 15 खिलाड़ियों में अबरार अहमद, अहमद दानियाल, बाबर आजम, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, सुफियान मुकीम शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दूसरे और तीसरे मरहले के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ये कैंप डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद की ज़ेर निगरानी जारी है, जिसमें खिलाड़ियों के फिटनेस में इजाफा करने और खेल के दीगर पहलुओं पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत 47 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्किल्स कैंप के पहले मरहले का आगाज़ हो चुका है, जिसमें 15 खिलाड़ी डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद की ज़ेर निगरानी कैंप में शिरकत कर रहे हैं। लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। सोहेल, 20 रोज़ पर मुश्तमिल स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में 47 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेना है, लेकिन अभी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले मरहले में 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। इसकी कोई ख़ास वजह, क्या सीनियर्स और जूनियर की सतह पर इन खिलाड़ियों को तकसीम किया जा रहा है, और स्किल्स डेवलपमेंट कैंप से बोर्ड हासिल क्या करना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? और ये भी बताइएगा कि क्या क्या सरगर्मियाँ रखी गई हैं इस दौरान। जी, ये सबसे पहले तो हम ये जिक्र करना चाहेंगे कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक अरसा के बाद यहाँ पर कोई एक कैंप लगाया जा रहा है। बड़ी मुद्दत से इसकी कमी जो है वो बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही थी, लेकिन नेशनल क्रिकेट अकेडमी की रौनकें बहाल नहीं हो रही थी। अब जबकि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद आए हैं और उन्हें आते सार ही ये कैंप जो है यहाँ पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में शुरू किया है, जिस तरह के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि NCA स्किल्स डेवलपमेंट कैंप। और इस कैंप का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि खिलाड़ियों की जो महारत है, जो उनके मुतलका शोबे हैं, उनके अंदर अगर कोई कमी है तो उसके ऊपर काम किया जाए। इससे पहले 3 रोज़ का एक कैंप लगाया गया था और वो असेसमेंट कैंप था, और उसका बाकायदा तौर पर ऐलान तो नहीं किया गया था, लेकिन असेसमेंट कैंप था। यहाँ पर LCCA ग्राउंड में लगाया गया था और उसमें 3 रोज़ जारी रहा था ईद से पहले, और उसमें तमाम सरकर्दा खिलाड़ी शामिल थे। और इनमें वो खिलाड़ी शामिल थे जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में हिस्सा लिया था, वो शामिल नहीं थे। मास्टर 1-2 खिलाड़ियों के उनकी असेसमेंट की गई थी, उनको उनके टास्क दिए गए थे, उनके फ्यूचर प्लान के बारे में बताया गया था, और ये सब कुछ जो मॉनिटर किया था ये हेड कोच माइक हैसन ने किया था। अब ये डिज़ाइन किया गया है कैंप, ये भी माइक हैसन और आकिब जावेद दोनों ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया है। 3 मरहले होंगे और मजबूरी तौर पर 47 खिलाड़ी हैं, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको मजबूत किया जाए। खिलाड़ियों की अगर कहीं पर कोई कमी कोताही रह गई है उसके ऊपर काम किया जाए, ताकि तीनों फॉर्मेट में जब भी कभी किसी खिलाड़ी की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल कोई डाटा की तरफ ना जाना पड़े, बल्कि उसमें से आपके पास खिलाड़ी हों और उनकी फहरिस्त जो है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हाई परफॉर्मेंस के शोबे के पास हो, तो वहाँ से वो अल्टरनेट या मुतबादल सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी लिए जा सके। जहाँ तक ये तीनों कैंप्स जो लगने हैं, पहला मरहला शुरू हो चुका हुआ है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में और LCCA में। इसके बाद दूसरा मरहला 23 जून से और तीसरा मरहला 30 जून से शुरू होगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं रखा गया। इसमें जिस तरह के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम शामिल हैं, इसी तरह इस ग्रुप में ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, PSL ज़रूर खेली हुई है। इसी तरह मिक्स जो है वो एक बेंच जो है वो तैयार किया जा रहा है। हर ग्रुप में सीनियर भी होंगे, जूनियर भी होंगे और ऐसे खिलाड़ी भी होंगे जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। तो मेरे ख्याल में जो एक हाई परफॉर्मेंस शोबे ने फैसला किया है स्किल कैंप लगाने का, इसका आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे आकिब जावेद बोलते हैं कि अगले 6 माह जो हैं वो नताइज आने में लगेंगे। जी
ये थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। बात कर लेते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की। मोहम्मद अब्बास को इस साल काउंटी चैंपियनशिप नॉटिंघमशायर की नुमाइंदगी का मौका मिला है। वो इंग्लिश काउंटी में कामयाब बॉलर तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन उन्हें शिकवा है कि पाकिस्तान टीम में मुतबातिर मौक़े मिल नहीं रहे। काउंटी क्रिकेट के दूसरे मरहले के लिए इंग्लैंड रवानगी से पहले गुफ्तगू करते हुए टेस्ट फास्ट बॉलर बोले, आदाद शुमार देखे बगैर इनके बारे में राय कायम कर ली जाती है। कहा जाता है कि वो इंग्लैंड में परफॉर्म करते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी तो पाकिस्तान में होती है, वही देख लें। उन्हें ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने का मौका मिलना चाहिए था। मैं सोच रहा था पहले कि जो है ना ऐसे कुछ ऑफर्स आ रही हैं, क्योंकि जब हैम्पशायर को लीव किया तो पहले कुछ अप्रैल मई की, उसके बाद फिर जून जुलाई की, कुछ फिर इन्होंने फिर मई और सितंबर की। लेकिन उसी में अल्लाह की बेहतरी थी, जैसे कि बहन भाई दोनों मेरे इंतकाल कर गए तो थोड़ा सा अच्छा हो गया, टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर लिया। फैमिली को नीड्स होती है पेरेंट्स को, तो एक हार्ड टाइम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र आहिस्ता आहिस्ता उससे निकल रहे हैं। एक नई जगह पे 4 सालों के बाद इतना इजी नहीं होता, लेकिन बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है नॉटिंघम का भी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होती है, दुनिया में तो नहीं होती। और 2014 से लेके अभी तक जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस में खेला हूँ, उसमें मेरी सिर्फ 16 की एवरेज है, 16 की, जो कि बेस्ट एवरेज इन पाकिस्तान है। और दुनिया में इस टाइम पे जो भी कोई एक्टिव फास्ट बॉलर खेल रहा है और उसकी 600 से ज़्यादा विकेटें हैं, तो उसमें मैं एवरेज वाइज में नंबर 1 हूँ। और जैसे हमारे लेजेंड्स गुजरे हैं, वसीम भाई हैं, वकार भाई हैं, इमरान भाई हैं, और बड़े बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स गुजरे हैं, तो उनके पास मेरी विकेटें हो गई हैं 800 के पास मेरी फर्स्ट क्लास की। और 10 विकेट्स देखें तो मैं तीसरे नंबर पे हूँ, 5 विकेट्स हॉल देखें तो उसमें मैं नंबर 4 पे हूँ। और ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं और मैं अपना हार्डवर्क करता रहूँगा। जो भी भाई ये बात करते हैं, बिल्कुल अपना होमवर्क करें तो उनको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। आईसीसी से रिक्वेस्ट भी है, पहले भी कर चुका हूँ, कि पाकिस्तान की टीम को क्यों नहीं टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा मिलती, क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे हमारी वाइट बॉल क्रिकेट भी इम्प्रूव होगी। और डोमेस्टिक क्रिकेट को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा पीसीबी से कि 4 डे क्रिकेट पर जितनी तवज्जो दी जाए उतनी कम है। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे माइंड में चीज़ें बिल्कुल आती हैं कि यार जितने आपकी परफॉर्मेंसेस हैं में भी आपको जो है ना वो कुछ और थोड़े और जो है ना टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलने को मिलनी चाहिए थी। एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल आती हैं चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स आती हैं। लेकिन एक टाइम आया कि मैंने जब दुनिया के जो टॉप के बॉलर्स हैं उनके स्टैट्स ओपन किए और फिर अपने किए और अपने आप को झंझोड़ा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या किस चीज़ से नवाजा हुआ है, और उस पर फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी हार्डवर्क को जारी रखा। ये थे जनाब टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास। एक जानिब लाहौर में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का इनेकाद किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए। दूसरी जानिब पंजाब में समर गेम्स का इनेकाद हो रहा है और पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त मलेशिया में मौजूद है नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट खेलने के लिए। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में जारी FIH नेशन कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान बढ़तरी हासिल करने के बावजूद फतह हासिल न कर सका और मैच 3-3 गोल से बराबरी पर ख़त्म हुआ। पाकिस्तान ने मैच के पहले क्वार्टर से अच्छा मुकाबला किया और अहमद नदीम और अब्दुल रहमान के गोल के साथ पाकिस्तान को 2 गोल की बढ़तरी दिलाई। इब्तदाई 3 क्वार्टर तक पाकिस्तान को ये सबकत हासिल रही, लेकिन आखिरी क्वार्टर में मलेशियन टीम ने उम्दा कमबैक किया, शानदार खेल का मुजाहरा किया और लगातार 2 गोल बनाकर मैच 2-2 गोल से बराबर कर दिया। पाकिस्तान ने राना वहीद अशरफ के गोल के साथ फिर कमबैक किया और पाकिस्तान को एक बार फिर बढ़तरी दिला दी, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद मलेशिया ने गेंद को गोल पोस्ट में फेंककर मैच का स्कोर 3-3 कर दिया, जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रहा। इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच 17 जून को जापान के खिलाफ खेलेगी, जबकि तीसरा मैच 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। IHF नेशंस कप में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और सबसे पहले मैं पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच के हवाले से आपके तासुरात जानना चाहता हूँ। क्या आप समझते हैं कि ये एक जीता हुआ मैच था जो हमारे हाथ से निकल गया? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि ठीक बात है आपके, ये मैच जीत रहे थे और जीता हुआ भी था, लेकिन कुछ हमारे खिलाड़ियों के कार्ड्स देखने की वजह से ये नौबत आई
कि हमने कार्ड्स जो थे वो ज़रूरत से ज़्यादा देखे हैं, जिससे हम किसी टाइम 9 खिलाड़ियों से खेल रहे थे, किसी टाइम 10 खिलाड़ियों से खेल रहे थे। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला था कि उस वक्त इसको खेला जाता। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी बड़ी अच्छी बात थी कि पाकिस्तान ने कम से कम इस मैच को खोया नहीं, वरना जिस अंदाज से हमें कार्ड हुए हैं उस अंदाज से हम ये मैच लूज भी कर सकते थे। ये बहुत शुक्रिया। ओलंपियन राना मुजाहिद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी, और रहे थे पाकिस्तान हॉकी टीम की नेशंस का हॉकी टूर्नामेंट की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के इवेंट के हवाले से। कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट ने पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। नूह दस्तगीर भट्ट ने वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप 2025 में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना टाइटल कामयाबी से बरकरार रखा और उज़्बेकिस्तान में होने वाले मुकाबले में 2 तिलाई तमगे जीते। नूह भट्ट ने इब्तदाई राउंड में तमाम दस्तयाब पॉइंट हासिल किए और आखिरकार मुकाबले के बिला मुकाबला चैंपियन बनकर सामने आए। ये मुसलसल दूसरा साल है जब भट्ट ने वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का टाइटल अपने नाम किया। नूह दस्तगीर भट्ट ने उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी को शिकस्त दी। नूह दस्तगीर भट्ट ने 14 किलोग्राम के तलवार को सबसे ज़्यादा देर हवा में बुलंद रखा। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हुक्काम ने भट्ट की इस कामयाबी को मुल्क में ताकतवर खेलों के लिए एक तारीखी संग मील करार दिया। तर्जुमा ने कहा, नूह ने नौजवान नस्ल के लिए एक मयार कायम कर दिया है। उनकी मेहनत और नज़्म ज़ब्त पर उभरते हुए एथलीट के लिए ये बात मशअले राह है। 3 मरतबा के वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन मोहम्मद आसिफ ने कॉमनवेल्थ स्नूकर एंड बिलियर्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान के माइना स्क्यूस्ट मोहम्मद आसिफ ने हाल ही में दोहा कतर में मुनक्किदा IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 चैम्पियन बनकर कॉमनवेल्थ स्नूकर एंड बिलियर्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई किया है, जो मॉरिशस में मुनक्किद की जाएगी। वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स की जानिब से ये चैंपियनशिप 2 जुलाई से 6 जुलाई तक होगी। मोहम्मद आसिफ के वीज़े की दरख्वास्त मॉरिशस के इस्लामाबाद में मौजूद सफारतखाने में जमा करवा दी गई है और अब मोहम्मद आसिफ वीज़ा मिलने के मुंतज़र हैं। वज़ीर आला पंजाब समर गेम 2025 का आगाज़ लाहौर में हो गया। वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स के इंटर डिवीज़न मरहले की इफ्तिताही तकरीब नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर जिम्नाजियम में मुनक्किद हुई। मार्च पास्ट में 9 डिवीज़न के 700 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब समर गेम 2025 में हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के मुकाबलों में जीतने वालों को 75 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। गेम्स 18 जून तक जारी रहेंगे। इफ्तिताही तकरीब के अख्तिताम पर होने वाली म्यूज़िकल परफॉर्मेंस से एथलीट्स ने खूब लुत्फ़ उठाया। वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोकर ने गेम्स का इफ्तिताह किया। गेम्स के बाकायदा आगाज़ का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बासलाहियत खिलाड़ी समर गेम में हिस्सा ले रहे हैं और इस सतह से यकीनी तौर पर कौमी सतह पर टैलेंट सामने आएगा। वज़ीर आला पंजाब समर गेम 2025 में एक जानिब तो खेलों का बाकायदा आगाज़ हो गया, लेकिन इवेंट के आगाज़ के बाद खिलाड़ियों को मिलने वाली नाक़िस सहूलियात की खबरें भी सामने आईं। गेम में शिरकत करने वाले 8 डिवीज़न के 700 शायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों को खेल के मैदान में कारकर्दगी दिखाने से ज़्यादा रिहाइश और खाने की बुनियादी सहूलतों के लिए जिद्दोजहद करना पड़ी। लाहौर के नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ी न सिर्फ रिहाइश के मसाइल से दो चार रहे, बल्कि शदीद गर्मी में खाने के लिए करीबी बस्तियों और मार्केटों तक पैदल जाने पर मजबूर रहे। कॉम्प्लेक्स के अंदर खाने का कोई इंतजाम मौजूद न था। खिलाड़ियों का कहना है कि करीबी होटलों का खाना गैर मेयारी है, जिसकी वजह से कई खिलाड़ी बीमार भी हो चुके हैं। लड़कियां ग्रुप्स में सड़कें अबूर करके लिबर्टी मार्केट का रुख करती रहीं। हर खिलाड़ी को रोज़ाना 1500 रुपये डेली अलाउंस दिया जा रहा है, मगर शदीद गर्मियों मुनासिब खाने की अदम दस्तियाबी ने मसाइल बढ़ा दिया है। खिलाड़ियों के लिए रिहाइश के मामलात भी बेहतर नहीं। कई डिवीज़न के खिलाड़ियों को एक ही हॉल में रखा गया है, जिस पर कोचेस और खिलाड़ियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। बिजली की आंख मचोली, गुंजाइश से ज़्यादा खिलाड़ियों की मौजूदगी और नाकाफ़ी सहूलियात के बावजूद नौजवान खिलाड़ी अपने खेल पर तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश में मगन है। वज़ीर आला पंजाब समर गेम 2025 पर गुफ्तगू करने के लिए वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र अफजाल चौधरी साहब, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब। खुशामदीद कहता हूँ खिज़र साहब आपको। और बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत पंजाब की जानिब से समर गेम के इनेकाद का, लेकिन हमने ये देखा कि इवेंट के लिए बड़ी रकम भी मुख्तस होती है, हर तरह की प्रमोशन भी होती है, लेकिन फिर आगाज़ के साथ ही ऐसी मनफी ख़बरें भी सामने आती हैं। समर गेम जैसे अहम इवेंट में जब खिलाड़ियों को रिहाइश और खाने जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो इसका ज़िम्मेदार आप किसे समझते हैं? जी, सबसे पहले तो याया साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मौका दिया।
और जो कुछ नेगेटिविटी इस खेलों के इनेकाद के बारे में थी उसको हमें क्लैरिफाई करने का मौका दिया, तो जी बहुत शुक्रिया। सर, जहाँ तक समर गेम्स का ताल्लुक है तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। हमने इन समर गेम्स को 3 हिस्सों में मुनक्कद करवाया है। 155 जो पंजाब की तहसीलें हैं वहाँ पे इनका आगाज हुआ ट्रायल्स की सूरत में। 10,000 के करीब एथलीट्स ने इन ट्रायल्स में शिरकत की। डिसिप्लिन जैसे आप ऑलरेडी 4 बता चुके हैं कि कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी एंड बैडमिंटन। 10,000 के करीब एथलीट्स जो हैं उन्होंने पूरे पंजाब में हर तहसील में ट्रायल्स में हिस्सा लिया, जिसके बाद ज़िलाई लेवल की टीमें तश्कील दी गई। हमने उन टीमों की तश्कील में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ना सिर्फ वहाँ की लोकल जो एसोसिएशन हैं स्पोर्ट्स की, उनके नुमाइंदों को शामिल किया था, उसके साथ साथ वहाँ पे अगर कोई प्रोमिनेंट प्लेयर मौजूद है उन खेलों का वो शामिल थे, और हमारे अफसरान जो है स्पोर्ट्स के महकमे के उन्होंने ये टीमें तश्कील दी जो फिर डिवीजन लेवल पे आके जिन्होंने मुकाबला जात में हिस्सा लिया। वहाँ पे जो टीमें जीती वो हमारे पास 12 जून को लाहौर में इंटर डिविजनल मुकाबलों के लिए आए। जहां तक सहूलियात का ताल्लुक है तो यार साहब आपको अंदाजा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अगर गर्मियों में कोई चीज हम प्लेयरों की वेलफेयर के लिए कर सकते हैं तो वो ये है कि उनका जो स्टे है एटलीस्ट वो ऐसा हो कि जहां पे वो इत्मीनान से सो सकें, कमरा ठंडा हो, एटलीस्ट गर्मी के मसाइल ना हो। आप जानते हैं कि 702 ऐसी तादाद है जिसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं। तो हमने जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं उनको बेहतरीन तरीके से बुरुएकाल लाते हुए 100% ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि उनके कोचेस, मैनेजर्स, जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हमारे पास आए हुए हैं, एवरीबडी वाज मेड टू स्टे इन एयर कंडीशन फैसिलिटी। जहां तक खाने का ताल्लुक है तो यार साहब आप स्पोर्ट्स को मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। हमेशा से जो एक सिलसिला रहा है प्लेयर्स के साथ जब भी इंटरेक्ट करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो 2 सूरतों में उनको जो है वो या तो खाने की सूरत में या फिर उनको पर टाइम दिया जाता है। तो हमने पर टाइम देने का जो बेसिक मकसद है वो ये कि इसमें कबड्डी के प्लेयर्स भी हैं, इसमें बैडमिंटन के प्लेयर्स भी हैं, इसमें लड़कियां भी हैं, इसमें लड़के भी हैं। सो हर प्लेयर की एक डिफरेंट चॉइस है खाने की। तो हमारे लिए जो सबसे सेम डिसीजन जो हम कर सकते थे कंसिडरिंग डिफरेंट डाइटरी हैबिट्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उनकी बिल्ड, उनकी जो भी उनकी प्रायोरिटीज हो सकती हैं। सो हमारे नज़दीक जो सबसे अच्छा एक वे आउट था वो ये था कि इंस्टेड मैं एक वक्त में तमाम प्लेयर्स को एक ही तरह का खाना खिलाऊं। हो सकता है किसी की शिकायत हो कि जी हमने ये नहीं खाना और इस तरह, तो सबसे कन्वीनियंट ये था कि हम उनको पर टाइम दें, उसके बाद फिर उनकी अपनी मंशा है कि वो जो खाना चाहे। तो खज़र अफजाल चौधरी साहब, बात आपने बहुत तफसील के साथ जवाब दिया। फिर सूरत हाल ये है कि आपने जो प्लानिंग की इन गेम्स के हवाले से कुछ कोचेज़ और खिलाड़ियों ने ये भी शिकायत की कि कई डिवीज़न के अफराद को एक ही हॉल में रखा गया जिससे न सिर्फ आराम में खलल पड़ा बल्कि कारकर्दगी भी मुतासिर हुई। आपने मनसूबाबंदी की बात की, आपने कहा कि उनको पर डे 1500 अलाउंस इसलिए दिया गया ताकि वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के हिसाब से खाना खा सकें, और फिर शिकायत भी उन्हीं की तरफ से आई और फिर आपने इसका इदराक किया और वज़ीर खेल पंजाब को मैदान में आना पड़ा, और फिर इस तरह की जो ख़बरें आई उसको आपने जो कह सकते हैं कि उसका हल निकालने की कोशिश की। तो इसके बाद अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंसिडर किए जाते हैं जब भी प्लेयर्स को एक जगह पे स्टे दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि खाना भी जो है वो प्लेयर्स की एक प्रायोरिटी तो है ऑफ कोर्स, मगर मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि हमने उनको ये अब से पहले भी बहुत दफा हम जब भी प्लेयर्स को यहाँ पे बुलाते हैं तो इस तरह का ही सिचुएशन होती है, और उसमें तमाम जो हमारे ऑफिसर्स जिसके अंदर डिवीजनल अफसरान, उनके कोचेस, मैनेजर्स वो ऑन बोर्ड होते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो एक साइड जिसको हम एट टाइम्स डार्क साइड ऑफ अफेयर्स होती है वो हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज उसमें शायद उसका एक ओवरऑल ये होता है कि इम्पैक्ट ज्यादा आ जाता है कि जी कुछ ऐसी चीज मिसमैनेजमेंट समथिंग। मगर आप यकीन मानिए कि जब मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाए उन्होंने खुद प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट किया। यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं कोई तकरीबन 300 के करीब, उनके साथ 1 by 1 इंटरेक्ट किया। आप यकीन कीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ द एथलीट्स, मेजॉरिटी ऑफ आवर फीमेल एथलीट्स जो राजनपुर से लेके अटक के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, दे वर मोर देन हैप्पी जो हमारी फैसिलिटीज हैं। और
मैं आपको बड़े यकीन के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमारी फैसिलिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पंजाब ही में नहीं, पूरे पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज है। बहुत शुक्रिया आपका खिज़र अफजाल चौधरी साहब, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब, हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। 25th समर गेम्स के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे और इन गेम्स के हवाले से जो ख़बरें सामने आई और आपने अपना मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए लाहौर से। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।